वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट क्लास 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया बच्चों गवर्नमेंट बजट। बजट का मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ बजट और उसके बाद डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है और उसके अंदर तीन टाइप्स थे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट कवर कर चुके। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फ्रेश टॉपिक है आज का, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। देखो बच्चों, फिस्कल डेफिसिट क्या था? फिस्कल डेफिसिट ये था कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो गया है टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मतलब बोरोइंग्स को छोड़ के एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो रखा है रिसिप्ट से, हमारी जो अपनी रिसिप्ट्स है उसमें से कितना खर्चा हम कर सकते हैं, उसके बाद बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट कितनी है एक कंट्री की, वो शो करता है फिस्कल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सिंपल है सर। प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between, सुनना ध्यान से, प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit and interest payment on previous loans, interest payment on previous loans। अब फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर था? हमने बोला फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट शो करता है। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी डेफिसिट। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, आप ध्यान से देखना। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स। ये आपको भूलना नहीं है, ऑन प्रीवियस लोन्स। जो बोरोविंग्स हैं वो तो करंट ईयर की हैं, मेरी बात समझना बच्चों। जो बोरोविंग्स हैं, फिस्कल डेफिसिट को आप बोलते हो बोरिंग्स के इक्वल। जो बोरोविंग्स हैं वो करंट ईयर की हैं, जो हमने आज की हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो प्रीवियस लोन्स पे है, ये आपको ध्यान रखना। इंटरेस्ट जो है वो प्रीवियस लोन्स पे है, करेक्ट बच्चों। अब मैं आपको समझाता हूं प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल में है क्या। इस फॉर्मूले से ध्यान से समझ में आएगा आपको, अच्छे से ध्यान देना। बोरोविंग्स जो आपने आज की है उसमें से पुराने साल के जो लोन्स हैं, पुराने जो लोन्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट है उसको हटा दो। इंटरेस्ट पेमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंडिचर है, उस इंटरेस्ट को हटा दो। यानी कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे और भी हैं। तो जो हमने आज बोरिंग्स की हैं उसमें से इंटरेस्ट वाले एक्सपेंडिचर को हटा के जो बाकी एक्सपेंडिचर है उसके लिए कितनी बोरिंग रिक्वायरमेंट है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मच बोरिंग्स आर नीडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर अदर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। बोरिंग्स में से कितने एक्सपेंडिचर पूरे होंगे हमारे आज इंटरेस्ट वाले एक्सपेंडिचर को छोड़ के, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। मेरी बात समझ में आई? एक बार नोट्स पे और समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, उसका डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट ये क्या शो करता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या शो करता है, लिखा इंप्लीकेशन में, सुनेंगे ध्यान से। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स, बहुत ध्यान से सुनना, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो हमारे बाकी एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए कितनी लोन की रिक्वायरमेंट है वो शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। ये क्या है? ये फॉर्मूले से फॉर्मूला बन गया। देखो बच्चों, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस कर दूं, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको सिर्फ ये निकालना है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है हमारी, तो आप फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस करके निकाल सकते हो। उसके अलावा एक और चीज, अगर आपका अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है इसका मतलब क्या है, समझना बच्चों ध्यान से। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर जीरो, जीरो में लिखा प्राइमरी डेफिसिट को, और फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
जितनी फिस्कल डेफिसिट है, मान लो 10 लाख का फिस्कल डेफिसिट, हाइपोथेटिकल फिगर लेके चल रहा हूं, और 10 लाख की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है। जितना आपका फिस्कल डेफिसिट है उतनी ही आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, तब जाके आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आएगा। बोलो यस और नो। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि इंटरेस्ट कमिटमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमने बोरो किया, बाकी हमारे एक्सपेंसेस कोई है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? जो आज हमने करंट बोरिंग्स की हैं वो सिर्फ पिछले इंटरेस्ट को पे करने के लिए की हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो, इसलिए आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आया। अब मेरी बात सुनना, जितना प्राइमरी डेफिसिट कम होगा उतना ही अच्छा है, जितना प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होगा उतना बेकार है। तो फिस्कल डेफिसिट हो या प्राइमरी हो, जितना कम हो उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो मतलब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करके चलता है या एक्सक्लूड करके चलता है। तो आप बोलोगे प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करके चलता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा जो बाकी एक्सपेंडिचर है उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है बोरिंग की, ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। अब नोट्स में क्या लिखा है कि लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट indicate that interest payments या interest commitments on previous loans have forced the government to borrow। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि क्या प्राइमरी डेफिसिट रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट का, यस और नो। ध्यान से सुनना बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट कम आता है तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही आपने बोरो किया। अगर मैं बोलूं कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर जितने भी लोन्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं, अगर वो लोन ही ना हो तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो प्राइमरी डेफिसिट भी नहीं होगा, प्राइमरी डेफिसिट भी नहीं होगा तो हम और लोन्स भी नहीं लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी कंट्री के ऊपर जो लोन्स पे इंटरेस्ट है बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा बढ़ने से हमारी कंट्री के ऊपर लोन्स और बढ़ रहे हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, जितने भी लोन्स हमारे ऊपर है उसे हमें पे कर देना चाहिए। उसे पे कर देंगे तो डेफिसिट्स कम हो जाएंगे और बोरिंग्स हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लिख रहा है, सुनना ध्यान से। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज ओवर टाइम। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरिंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेबिट को अगर रिड्यूस करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जल्दी से जल्दी आपको अपने लोन चुका देने चाहिए ताकि इंटरेस्ट पेमेंट्स ना बढ़े, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने से भी आपको लोन और लेना पड़ सकता है। तो यस वी कैन से दैट प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक और आता है हमारे पास, इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि आपका डेफिसिट वाला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। सर गवर्नमेंट बजट तैयार क्यों करती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और गवर्नमेंट बजट जब बना लेती है तो उसके अंदर क्या ऐसे टारगेट गोल्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट को अचीव करने थ्रू बजटरी पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर हम ऑलमोस्ट बातें पढ़ेंगे बजटरी पॉलिसी। तो बजटरी पॉलिसी क्या है सर, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसमें टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट अपनी कंट्री के ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैकवर्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव बजटरी पॉलिसी के थ्रू अचीव किए जाते हैं। और बजटरी पॉलिसी क्या है सर, गवर्नमेंट का बजट जो है ना, इसे बजटरी पॉलिसी हम बोल देते हैं। फिस्कल पॉलिसी आपने पढ़ा ऑलमोस्ट बिल्कुल भाई। तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारी इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्स हैं, ज्यादा बात हो रही है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है, एक तो पहली रिसोर्स कार्ड्स है। कोई ऐसी नेशन नहीं है जिसके पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो, हर नेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है बच्चा कि गवर्नमेंट को रिसोर्सेज जो है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। हम बोलते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि रिसोर्स वेस्ट ना हो।
तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो रिसोर्स मेरे पास है उसको लगाना है। कहाँ लगाना है सर? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाना है। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाना तो है रिसोर्स को, लेकिन ऐसे लगाना है कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। देखो कोई भी कंट्री, हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, ध्यान रखना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है और वेलफेयर भी करना है, दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। अब दोनों गोल्स को पूरा करना डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करना है, एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे एलोकेट करना है, ऐसे लगाना है कि दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, प्रॉफिट भी और वेलफेयर भी। तो कैसे करेगी गवर्नमेंट? थ्रू बजटरी पॉलिसी। कैसे करेगी? बजट के अंदर वो एक्सपेंडिचर लिखेगी जहां प्रॉफिट भी होता हो और वेलफेयर भी होता हो। सर गवर्नमेंट कैसे करती है? दो चीजें गवर्नमेंट के पास है। पहला, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। देखो बच्चों, अगर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है कि आप प्रोड्यूस करो, तो प्राइवेट सेक्टर क्या मांगता है कि मुझे सब्सिडीज मिले, डिस्काउंट्स मिले, एग्जम्पशंस मिले, प्रिविलेजेस मिले कुछ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, चाहे वो बैकवर्ड एरिया में हो चाहे कहीं भी हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए उनको टैक्स पे डिस्काउंट, मतलब टैक्स कम कर देती है, टैक्स कंसेशन दे देती है, टैक्स हॉलिडे दे देती है और सब्सिडीज भी देती है, जिससे गवर्नमेंट ये चाहेगी कि प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस्ड हो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए इकोनॉमी के अंदर। तो क्या लिखा है? कह रहे टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस, बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिक्विड, सिगरेट। देखो इनका कंजम्पशन जो है लोगों के लिए हार्मफुल है, करेक्ट है, हेल्थ के लिए खराब है, तो इन पे टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं और इन्हीं टैक्सेस जो पैसा है उसे गवर्नमेंट लगाएगी वेलफेयर पे, मतलब कि जो यूजफुल गुड्स लोगों के लिए से खादी प्रोडक्ट वगैरह हो गया, तो इसको एनकरेज करती है। तो गवर्नमेंट कुछ चीजों पे टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं, उनसे जो पैसा आता है उसे यूजफुल गुड्स पे लगाती है ताकि बैलेंस बना रहे और प्रॉफिट एम भी पूरा हो जाए। और अगर गवर्नमेंट वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहती है तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन एक्टिविटीज के अंदर कभी भी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जिन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है वहां पर गवर्नमेंट खुद आती है और उन चीजों का प्रोडक्शन खुद करती है। देखो साफ लिखा है, इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव था री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसका ऑब्जेक्टिव था? बजट का। थ्रू बजटरी पॉलिसी, थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू री एलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद टू ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट भी हो जाए और वेलफेयर भी हो जाए। कैसे करती है? दो टूल आपने पढ़ लिया, आया आपको समझ? ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों गवर्नमेंट बजट का? वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारी इकोनॉमी के अंदर रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है, रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? थ्रू बजटरी पॉलिसी। सुनना बच्चों, मैंने बोला बजटरी पॉलिसी के अंदर दो ही मेन टूल है, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्या आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू या पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस करेगी? हमें रिच और पुअर में गैप कम करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडक्शन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट रिच सेक्शन पे हेवी टैक्सेशन इंपोज कर रही है, जिनकी इनकम ज्यादा है उन पे ज्यादा टैक्स, जिनकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम पे। तो क्यों? क्योंकि वो पहले ही पुअर है, उन पे टैक्स लगाएंगे उनकी परचेसिंग पावर और कम हो जाएगी, वो और गरीब हो जाएंगे। और जो रिच होते हैं, हाईएस्ट स्लैब 30% का इनकम टैक्स का इंडिया के अंदर, तो हायर द इनकम हायर द टैक्स। इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, हमने पढ़ा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रिच पे टैक्सेस ज्यादा, पुअर पे टैक्सेस कम, और जो रिच पे टैक्सेस लगाएंगे उससे जो पैसा आएगा उसे गवर्नमेंट पुअर पे स्पेंड करेगी ताकि पुअर की परचेसिंग पावर बढ़े। हमें पुअर की परचेसिंग पावर को बढ़ाना है और रिच की परचेसिंग पावर को कम करना है, तभी तो इक्वलिटी आएगी, तभी तो बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? बजटरी पॉलिसी का यूज कर रही है, हैवी टैक्सेस ऑन रिच एंड सब्सिडीज टू पुअर। दैट्स इट। समझते हैं इसको क्या लिखा है यहां पर? Economic inequality is an inherent part of every economic system. Government aims to
रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज। कैसे करती है गवर्नमेंट रिड्यूस? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। सिंपल। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एम्स टू influence distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on poor। उनका वेलफेयर इंप्रूव हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ रिच। कैसे रिड्यूस होगी? क्योंकि रिच पे हैवी टैक्स लगाए और पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया क्योंकि पुअर पे एक्सपेंडिचर किया, सब्सिडीज देके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इन इक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकती है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर सकती है इकोनॉमी के। तो बजट के ऑब्जेक्टिव यही है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पड़ा बच्चों? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है? बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान से सुनना आपको। अब जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आपको मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सबसे पहले बताऊंगा आपको मीनिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? देखो बच्चों, इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल चलता है, आपको पता है। कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी पीक यानी बूम, और कभी बिल्कुल ट्रफ मतलब कि बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन। हम ये समझ के चलते हैं, सिर्फ दो फेज लेके चलते हैं, एक इन्फ्लेशन का और दूसरा डिफ्लेशन का। सुनना बच्चों ध्यान से। वन इज इन्फ्लेशन, सेकंड इज डिफ्लेशन। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 3 गवर्नमेंट बजट का, दैट इज क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे करेगी गवर्नमेंट? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नंबर वन इज इन्फ्लेशन। मान लो बच्चों इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर तब होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मींस राइज इन जर्नल प्राइस लेवल। राइज इन जर्नल प्राइस लेवल। जब इकोनॉमी के अंदर महंगाई होती है हम बोलते हैं इन्फ्लेशन होती है। तो इन्फ्लेशन कंट्री के लिए अच्छा है क्या? सर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ही हो जाए तो कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है? थ्रू बजटरी पॉलिसी। हमें सीखना है, सुनना कैसे करती है। देखो बच्चों, इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन के दो कारण हैं। पहला, डिमांड पुल, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेस में करेंगे लोग तो प्राइस अल्टीमेटली बढ़ेंगे। बच्चों आप समझदार हैं, आपको पता होगा डिमांड एक्सेस में करोगे आप तो प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा, कॉस्ट के बढ़ जाने से, इनपुट्स के प्राइस बढ़ जाने से इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, हम यह बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इससे गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है? सर डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया, आपकी इनकम पे भी और गुड सर्विस के ऊपर भी टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब बताओ आप क्या करोगे? आपकी परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर सर कम हो जाएगी, आप कम खरीद पाओगे सामान, टैक्सेस बढ़ गए। ज्यादा पैसों में सामान कमाएगा क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए। तो परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम करना शुरू करेंगे। डिमांड कम करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्सेस को बढ़ाया। सर गवर्नमेंट तो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर भी करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स पे, इंडस्ट्रीज पे, लोगों के लिए खर्चा करती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती है। तो इन्फ्लेशन के समय पर जो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है अब वो कम करेगी, क्योंकि पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर करने से तो प्राइस और बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग की इनकम बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स पे या अदर स्कीम्स पे तो उससे लोगों की इनकम और बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, डिमांड तो और बढ़ा देंगे। तो डिमांड ना बढ़ाएं, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिमांड ना बढ़ाएं तो गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर जो है वो कम करती है। तो अभी यहां पे क्या देखा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक चीज समझना बस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाया और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो कम करेगी तो गवर्नमेंट के बजट में क्या होगा? सरप्लस या डेफिसिट? बोलो बच्चों, सरप्लस या डेफिसिट? टैक्सेस रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू ज्यादा आ रही है, खर्चा कम, ये तो सरप्लस हो गया। तो सरप्लस बजट पॉलिसी हम इसको बोलते हैं। सरप्लस बजट पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज करी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन।
गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लिख रहा हूं मैं यहां पे, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने यूज करी सरप्लस बजट पॉलिसी, टैक्सेस को बढ़ा दिया और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर जो है वो कम किया। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा क्योंकि डिमांड लोग अब कम करेंगे। तो टैक्सेस को बढ़ाना और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कम करना इज कॉल्ड सरप्लस बजट पॉलिसी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है, तो आप बोलोगे सर सरप्लस बजट पॉलिसी, दैट्स इट। अब मेरी बात समझना, अगर चल रहा है डिफ्लेशन, अगर चल रहा है डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन मतलब कि मार्केट बहुत मंदी चल रही है, प्राइस लेवल बहुत डाउन है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और मार्केट में डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर जितना कर सकती है उतना करेगी ताकि लोग डिमांड बढ़ाना शुरू करें। भैया मार्केट डाउन है, उसको बढ़ाना है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया, टैक्सेस को रिड्यूस किया, इसका मतलब रेवेन्यू नहीं आ रही गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किए जा रही है, तो गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट हो जाएगा, इसे बोलेंगे डेफिसिट बजट पॉलिसी। तो डेफिसिट बजट पॉलिसी इज यूज्ड ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के समय पे गवर्नमेंट यूज करती है डेफिसिट बजट पॉलिसी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि टैक्सेस को अब नहीं लगा रही गवर्नमेंट, टैक्सेस लगाएगी तो परचेजिंग पावर और कम हो जाएगी, मार्केट और डाउन चली जाएगी, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, डिफ्लेशन। तो टैक्सेस का रेट गवर्नमेंट कम कर देती है, लोग डिमांड बढ़ाना शुरू करें, परचेजिंग पावर बढ़े लोगों की, और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे, इंडस्ट्रीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों को काम मिले, तो इससे मार्केट अप जाती है। तो टैक्सेस ना मिलना, खर्चा ज्यादा करना इज डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट पॉलिसी इज यूज्ड ड्यूरिंग डिफ्लेशन और सरप्लस बजट पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्या ऐसा यहां पे लिखा है? देखो बच्चों, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये बजट पॉलिसी यूज करती है। तो गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फेज ऑफ फ्लक्चुएशन थ्रू बजटरी। अब देखो क्या लिखा है, जो मैंने समझाया वो कहां लिखा है, कैसे लिखा है। सरप्लस बजट पॉलिसी कब यूज करेंगे सर? इन्फ्लेशन। डेफिसिट बजट पॉलिसी कब यूज करेंगे सर? डिफ्लेशन में, ताकि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आए। तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने डिफ्लेशन भी कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर लिया? थ्रू बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को आप बोल सकते हो। तो आरबीआई की पॉलिसी भी होती है मॉनेटरी, बैंकिंग में पढ़ी हम लोगों ने। ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? बजटरी पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की होती है, बैंक की नहीं होती, आरबीआई की नहीं होती है पॉलिसी। तो ये था बजट का तीसरा ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सर पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? गवर्नमेंट के अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे रेलवे, ठीक है, गवर्नमेंट के पास रेलवे है, एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है। तो जब भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, वो कौन करेगा सर? गवर्नमेंट करेगी। जब तक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, उसमें पैसा डालेगी नहीं, तो रिटर्न कैसे देगी? तो अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थोड़ा सा लॉस में चल रहा है या रिटर्न कम दे रहा है, उसको जरूरत है बिग पुश की, तो वो गवर्नमेंट करती है, उस पर एक्सपेंडिचर किया जाता है। देखो बच्चों, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जैसे कि गवर्नमेंट की खुद की मोनोपोली, जैसे रेलवे हो गया, विच वर इस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। रेलवे किसके लिए बच्चों? गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए, सॉरी पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बजट प्रिपेयर करती है, इसलिए उसके प्रोविजन बना, प्रोविजन समझते हो ना, गवर्नमेंट ने इतना पैसा निकाल लिया कि इस पे खर्च करें। अब रेलवे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, तो ये प्रोविजन है, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। कहां बना रही है? बजट के अंदर, क्योंकि उसको बहुत जरूरत है, वो वेलफेयर के लिए है। अगर गवर्नमेंट ने वहां 5,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए तो पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाएगा, लोगों को परेशानी होगी। तो लोगों को परेशानी ना हो तो गवर्नमेंट खर्चा करती रहती है अपने पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये था चौथा ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्री की ग्रोथ। कंट्री ग्रो नहीं करेगी कैसे चलेगा बच्चों? और कंट्री ग्रो कब करती है? देखो बच्चों,
हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम लोग इनकम अर्न करते हैं, इनकम में से हम कुछ पार्ट सेव करते हैं। इसलिए करते हैं कि उस सेविंग्स को इकट्ठा करके कल को हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो हम ग्रो कर रहे हैं। समझ में आपको? ऐसे कंट्री का हिसाब किताब गवर्नमेंट चाहती है कि जो आज हम अर्न कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री का जीडीपी है, उस जीडीपी में से कुछ पार्ट हम सेव कर लें यार, क्योंकि उसी सेविंग से हम कल को कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और कंट्री के इन्वेस्ट करने से कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कहां इन्वेस्ट करेंगे? इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिटर्न आएगा। उस रिटर्न से ही तो हमारी ग्रोथ है। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो आप सेविंग करो, सेविंग करोगे इन्वेस्टमेंट होगी। तो रेट ऑफ सेविंग और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा एक कंट्री का ज्यादा होगा, उस पर फोकस करती है गवर्नमेंट। सुनना, द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस, सॉरी ये गलत हो गया पॉइंट, ये नहीं पढ़ना था, हमारा पॉइंट नंबर 5 चल रहा है, सुनेंगे। द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट। आपकी कंट्री कितना सेव कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की ग्रोथ है नहीं। आपका सारा पैसा बोरे में चला जाता है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे सर। तो आप सेव करें, इन्वेस्ट करें। फॉर दिस पर्पस बजटरी पॉलिसीज यूज, कि अपने अपने इनकम को ऐसी जगह मोबिलाइज, अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह मोबिलाइज किया जाए जहां से रिटर्न ज्यादा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे वेरियस प्रोविजन बनाती है, इसलिए अपनी कंट्री के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि कंट्री ग्रो करे। इतने सारे गवर्नमेंट के पास काम है बच्चों, इतना सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आसान बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, ठीक है, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। उसके बाद सबसे आसान ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज या रीजनल डिस्पैरिटीज। सुनना बच्चों, आपने बहुत बार सुना होगा कि बैकवर्ड एरिया के अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, प्रॉफिट ही नहीं होंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बहुत बैकवर्ड है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा ही डेवलप है। हमारी कंट्री में ना रिच और पुअर में भी गैप बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री में एरियाज भी ऐसे हैं, कुछ बहुत डेवलप, कुछ बिल्कुल डेवलप, इसमें भी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कुछ एरिया बहुत डेवलप, कुछ एरिया बिल्कुल बैकवर्ड। अब इस डिस्पैरिटी को भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर, रीजनल यानी एरिया, रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे और डेवलप एरिया में जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है उस पर थोड़े टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करे और उसे बैकवर्ड में खर्चा करे, तो बैलेंस हो सकता है। तो गवर्नमेंट कैसे करती है, समझना ध्यान से। गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। समझ में आ रहा है कैसे करेगी गवर्नमेंट? जो अपना डेवलप एरिया के अंदर इंटरप्राइज है उस पे टैक्सेस लगा सकती है, और जो बैकवर्ड है उस पे एक्सपेंडिचर कर सकती है। पता है आपको गवर्नमेंट क्या करती है? बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को टैक्स हॉलिडे, टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज देती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां पे आके इन्वेस्ट करे, ताकि बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो और हमारे कंट्री के जो गैप आ रहे हैं ना, अपना रीजनल डिस्पैरिटी जो आ रही है वो रिड्यूस हो जाए। तो रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का ही है। तो गवर्नमेंट बजट हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ क्या बचा है? न्यूमेरिकल्स। और मैंने कहा था आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन मुझे याद आ गया बच्चों, आपको सुनना है ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है, कैन देयर बी कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट, कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट, विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, दिमाग लगाना थोड़ा सा बस। क्या गवर्नमेंट के बजट में फिस्कल डेफिसिट हो सकता है बिना रेवेन्यू डेफिसिट के? सर यस और नो। कई बच्चे बोलते हैं सर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तभी तो फिस्कल होगा। मैं बोलता हूं यस, देयर कैन बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। आंसर इज नंबर 1। बच्चों मान लो मैंने ये बोला कि रेवेन्यू बजट जो है वो बैलेंस में, रेवेन्यू बजट इज इन बैलेंस।
कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस में कोई डेफिसिट नहीं है यहाँ पे, तब भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। कैसे? सर हमारे पास कैपिटल बजट भी तो है, कैपिटल बजट भी तो है। अगर कैपिटल बजट में डेफिसिट हुआ तो क्या फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, ये तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया। एक और आंसर भी है, दूसरा आंसर क्या है सर? मान लो रेवेन्यू बजट सरप्लस में है, सर अब कैसे हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट? सरप्लस में है, रेवेन्यू बजट सरप्लस में है, फिर भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है सर। कैसे? अगेन सर आपका कैपिटल बजट डेफिसिट में है, लेकिन कैपिटल बजट डेफिसिट में है, लेकिन कैपिटल बजट का डेफिसिट बहुत ज्यादा है रेवेन्यू बजट के सरप्लस से। मेरी बात समझना, रेवेन्यू बजट में वो सरप्लस जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कैपिटल बजट का डेफिसिट है वो इतना ज्यादा है कि रेवेन्यू बजट के सरप्लस से भी ज्यादा है। नेगेटिव साइड ज्यादा होगी ना सर, तब भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। तो यस, देयर कैन बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ना यहां पे है ना यहां पे, यहां रेवेन्यू बजट जो है वो बैलेंस में है, यहां रेवेन्यू बजट सरप्लस में है, फिर भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अब कुछ आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सर हमने ना टोटल 3 फॉर्मूला रिवाइज किए, 3 फॉर्मूला अब तक पढ़े हैं। सबसे पहला बजट डेफिसिट कैसे निकालते हैं? सर बजट डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट है, माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये भी सिंपल फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स ना गिवन हो तो आप टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को प्लस कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को प्लस कर सकते हैं। अगर टैक्स रेवेन्यू गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करके टैक्स रेवेन्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है सर फिस्कल डेफिसिट का, बहुत ही सिंपल। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। बोरोविंग्स को आपने नहीं लेके चलना, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। मेरी बात समझना, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेनी है और कैपिटल रिसिप्ट लेनी है टोटल रिसिप्ट निकालने के, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस इन्वेस्टमेंट लेके चलना है और आपका रिकवरी ऑफ लोन लेके चलना है। आपको बोरोविंग्स लेके नहीं चलनी, ध्यान रखना। बोरोविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओनली। बोरोविंग्स आपको लेके नहीं चलनी है। अगर आप बोरोविंग्स लेके चलोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन नहीं है, आपको कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी गिवन नहीं है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो आंसर कैसे निकलेगा फिस्कल डेफिसिट का? उस केस में आपको क्वेश्चन में बोरोविंग जरूर दिया होगा। अगर आपको कंप्लीट कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए, बोरोविंग्स दिया हुआ है, तो आप बोल दोगे सर फिस्कल डेफिसिट ही बोरोविंग के बराबर है, न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि कंप्लीट कंपोनेंट्स है ही नहीं। तो फिस्कल डेफिसिट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू बोरोविंग्स, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर, एक फॉर्मूला और हमारे पास है, एक फॉर्मूला हमारे पास और है फिस्कल डेफिसिट का, दैट इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में अगर आप बोरोविंग्स को प्लस कर दो, माइनस मत करना सर, बजट डेफिसिट में अगर आप बोरोविंग्स को प्लस कर दो तो भी आपका फिस्कल डेफिसिट आ सकता है। फॉर्मूला बहुत रेयर अप्लाई होगा पर हो सकता है। उसके बाद एक फॉर्मूला हमारे पास और है इसका, प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं
न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन चारों फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करो, लर्न करो। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां से सर? यहां से, ये न्यूमेरिकल्स देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बहुत इजी और बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं। आपको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकलेगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सबसे पहला ए पार्ट आप निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सिंपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है सर 5th नंबर पे, आप 5th नंबर ले लेंगे। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको टोटल गिवन नहीं है, तो आप टैक्स और नॉन टैक्स को प्लस कर देंगे। सर 47 और आपका 10, ये आपका हो गया 57, यानी 1 प्लस थर्ड कॉम्पोनेंट को आप प्लस करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएगा। आपका आंसर सॉल्व। अब निकालना है आपको फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन ही नहीं है। इस केस में आप क्या करोगे? सर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरेंट्स कर दोगे, आपका आंसर हो गया 32। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, ऐसे केस में हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूलाज के। करेक्ट है बच्चा? इसके बाद निकालना है आपको प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल तो आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट है ही हमारे पास। फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके पास है, आप करना सॉल्व इसको। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज, इसके हॉट्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ आपको करना है। और डाउट क्लास में आप डाउट ले सकते हो। तो आपका बजट चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी आपको डाउट हो, आप क्लास को दोबारा देखो, फिर भी डाउट हो दोबारा देखो, 2 से 3 बार क्लास को देखो, उसके बाद डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे पास आओ बच्चों, जरूर समझाऊंगा। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।